नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले पिछले लेक्चर में बात किया था कि होम रूल आंदोलन के संबंध में बात किया था और फिर हमने अलग अलग बात किया था कि जो होम रूल लीग की आवश्यकता होती है वह क्यों होती है और कैसे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और साथ साथ में जो एनी बेसेंट आयरिश महिला होती हैं उन्होंने कैसे होम रूल लीग की स्थापना किया था, उसके संबंध में बात किया था। और ये भी हमने बात किया था दोस्तों कि जो होम रूल लीग होती है बाल गंगाधर तिलक जी की और एनी बेसेंट जी की, उसे हमने देखा था कि जो बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग होता है दोस्तों, वह अप्रैल 1916 में स्थापित होता है। ठीक है दोस्तों। और जो एनी बेसेंट होती हैं उनका जो होम रूल लीग होता है वह अखिल भारतीय होम रूल लीग होता है दोस्तों। उसकी स्थापना होती है सितंबर 1916 में। और ये भी हमने देखा कि जो बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग थी उसमें जो अध्यक्ष थे बैप्टिस्टा महोदय थे और साथ साथ में जो सचिव थे वह NC केलकर थे। वही हमने बात किया कि जो होम रूल लीग, जो अखिल भारतीय होम रूल लीग एनी बेसेंट जी का था, उसमें जो महासचिव थे वो कौन थे दोस्तों? जॉर्ज अरुंडेल जी थे। और ये भी हमने देखा कि मित्रों कैसे जो होम रूल लीग और अखिल भारतीय होम रूल लीग ये दोनों अलग अलग अपने अखबार निकाला करते थे, समाचार पत्र निकाला करते थे और उसके माध्यम से जो भारतीय लोग थे उनको जागरूक किया करते थे। और जो ब्रिटिश सरकार जो भी कृत्य करती थी उसके सहारे, उसके माध्यम से, जो समाचार पत्र उसके माध्यम से उनको अवगत कराया जाता था। आपको पता है मित्रों कि जो बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र था वह एक था मराठा और दूसरा था केसरी। मराठा जो दोस्तों था वह अंग्रेजी भाषा में था और जो केसरी था दोस्तों वह मराठी में था। तो आपको ये तो 100% याद ही होना चाहिए दोस्तों। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो बाल गंगाधर तिलक की मराठा पुस्तक थी, मराठा समाचार था, यह किस भाषा में निकलता था दोस्तों? तो यह अंग्रेजी भाषा में निकलता था। यहीं से एक प्रश्न ये भी बनता है दोस्तों कि मराठा नामक अखबार, मराठा नामक समाचार पत्र को किसने प्रकाशित किया था या किस संस्था ने प्रकाशित किया था? ये दोनों प्रकार के प्रश्न बने हैं और बनेंगे दोस्तों। ठीक है। तो होम रूल लीग का यह समाचार पत्र था, मराठा और अंग्रेजी भाषा में था। किसने प्रकाशित किया था? तो प्रकाशित किसने किया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक जी ने। दूसरा यहीं से प्रश्न बन जाता है इसी प्रकार दोस्तों केसरी पर। ठीक है। क्योंकि केसरी पर भी आपको पता है जो केसरी था वह अंग्रेजी भाषा में था और यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में निकलता था और इसी के माध्यम से जो भारतीय थे उनको जो ब्रिटिश सरकार का जो कृत्य था उसके संबंध में अवगत कराया जा रहा दोस्तों। तो ये था बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग। वहीं यदि हम बात करें एनी बेसेंट की अखिल भारतीय होम रूल लीग, जैसा कि आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था दोस्तों कि जो अखिल भारतीय होम रूल लीग था वह बाल गंगाधर तिलक के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत में अखिल भारतीय होम रूल लीग का फैलाव था दोस्तों। ठीक है। तो हम लोगों ने इस प्रकार से इस पर चर्चा किया था दोस्तों। जो अब हम आगे उसी की बात करते हैं, कुछ बिंदु पर चर्चा करना शेष रह गया था दोस्तों। उसी के क्रम में हम होम रूल लीग के ही संबंध में आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों इसी क्रम में आपको बता दें कि जो गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, यह गोपाल कृष्ण गोखले जी की, आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले यह एक उदारवादी नेता थे
जिनकी मृत्यु 1915 में हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो उनकी जो एक संस्था थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसके जो सदस्य होते थे दोस्तों, उन सदस्यों को होम रूल लीग में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं थी दोस्तों। जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे दोस्तों, उसके सदस्य होम रूल लीग में सम्मिलित नहीं हो सकते थे, उसकी मीटिंग में सदस्यता नहीं ग्रहण कर सकते थे दोस्तों। पर वो चाहें तो अपना जो भी सहयोग था दोस्तों, वो क्या करते थे, जनता के बीच भाषण देकर एवं पर्चा बांटकर लीग का समर्थन कर सकते थे। अगर वो चाहें, जो किसका, गोपाल कृष्ण गोखले का जो दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी था, ठीक है, उसके जो सदस्य थे वो होम रूल लीग में सम्मिलित नहीं हो सकते थे। लेकिन अगर वो चाहें कि होम रूल लीग का सहयोग करने की उनकी इच्छा है, वह चाहते हैं कि हम होम रूल लीग का सहयोग करें, तो उनके पास एक मौका ये था कि वह जनता के बीच में भाषण दे करके, उनको सलाह दे करके, उनके अंदर अवेयर फैला करके, और साथ साथ में उन्हीं के बीच में, जनता के बीच में पर्चा बांट करके दोस्तों क्या कर सकते थे, वह होम रूल लीग का जो प्रचार प्रसार था, होम रूल लीग में जो समर्थन कर सकते थे दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रश्न यहां से भी ये बन जाता है दोस्तों कि होम रूल लीग में किन सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया गया था दोस्तों। तो होम रूल लीग में दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया गया था, उनको मना कर दिया गया था दोस्तों। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जो एनी बेसेंट, चूंकि एनी बेसेंट कांग्रेस से थी, जब गरम दल नरम दल यह विभाजित हुआ था, तो जो एनी बेसेंट जी थी वह कांग्रेस में आकर मिली, कांग्रेस से आकर जुड़ी। ठीक है दोस्तों, और वहीं जो बाल गंगाधर तिलक थे अलग हो गए। मींस इनका जो होम रूल लीग था और उनका जो अखिल भारतीय होम रूल लीग था दोस्तों, इन दोनों के सदस्य एक दूसरे के लीग में नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि कुछ होम रूल लीग के सदस्य एनी बेसेंट की नीतियों को नहीं पसंद करते थे दोस्तों, और कुछ अखिल भारतीय होम रूल लीग के सदस्य बाल गंगाधर तिलक की नीतियों को नहीं पसंद करते थे। इसलिए ना तो कभी इन दोनों लीगों का मिलाप हो पाया, ना ही मर्ज हो पाया दोस्तों। क्या होता है, ये दोनों जो संस्थाएं थी, जो होम रूल लीग था, ये दोनों फाइनली खत्म हो जाती हैं। क्यों खत्म होते हैं उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट होता है मित्रों, अब क्या होता है, बेसेंट की जो लीग होता है दोस्तों, अखिल भारतीय जो होम रूल लीग होता है, अब इसकी जो गतिविधियां होती हैं दोस्तों, यह पूरे भारत में फैलने लगती हैं। इन गतिविधियों को रोकने के लिए जो ब्रिटिश सरकार होती है वह क्या करती है, दमनकारी नीति अपनाती है दोस्तों। क्या करती है, दमनकारी नीति अपनाती है। और फाइनली होता क्या है दोस्तों, 1917 में, ध्यान दीजिएगा, 1917 में क्या करते हैं, जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल चूंकि आपको पता ही है, यहाँ जो अखिल भारतीय होम रूल लीग था दोस्तों, उसके महासचिव थे जॉर्ज अरुंडेल, तथा साथ में वीपी वाडिया को अंग्रेजी सरकार गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके इनको जेल भेज देती है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय, यहां से प्रश्न ये बनता है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग के किन किन सदस्यों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, कब भेज दिया गया था। तो ये आपको कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों कि अखिल भारतीय होम रूल लीग के सदस्य में से 3 लोगों को, एनी बेसेंट को, जॉर्ज अरुंडेल को और वीपी वाडिया को गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करके दोस्तों क्या किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। जब इन लोगों को गिरफ्तार करके दोस्तों जेल भेज दिया जाता है, तो इसी के विरोध में बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं वह अनशन पर बैठ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरफ बाल गंगाधर तिलक अनशन पर बैठ जाते हैं, और साथ साथ में होता क्या है दोस्तों, जो एस सुब्रमण्यम होते हैं, उनको जो सरकारी उपाधि मिली थी, नाइटहुड की सरकारी उपाधि जो मिली थी दोस्तों, एस सुब्रमण्यम ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग देते हैं दोस्तों। ये विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं,
विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं कि वास्तव में आखिर क्यों इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि जो एनी बेसेंट थी, ये इनकी जो मांगे थी वह संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से मांग करती थी। दोस्तों, हम इसके पहले आपको बता दिए थे कि दोस्तों जो उदारवादियों की नीति थी वह संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से जो भी मांगते थे दोस्तों। अब उसके बाद ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और साथ साथ में दोस्तों जो एस सुब्रमण्यम होते हैं ये नाइटहुड की उपाधि को त्याग देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो होम रूल लीग होता है दोस्तों यह कमजोर होने लगती है। कमजोर कैसे होती है, क्योंकि आपको पता है कि एनी बेसेंट की गिरफ्तारी हो जाती है। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी होने के बाद जो सदस्य होते हैं लीग के वह कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं। ठीक है, उनकी जो भाषण देने की, लोगों को समझाने की जो क्षमता होती है कहीं ना कहीं एनी बेसेंट से कम होती है, इसलिए यह कमजोर होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, होता क्या है दोस्तों, जब एनी बेसेंट जेल से वापस आती हैं तो चूंकि जो एनी बेसेंट थी दोस्तों यह भारत की संस्कृति को, यहाँ के लोगों को अच्छे से समझा और समझती हैं दोस्तों। समझने के बाद यहाँ की जो जनता होती है इनके ऊपर विश्वास करने लगती है। यह एक जो भी भाषण देती हैं, जो भी जनता में कहती हैं, वह जो भारतीय जनता होती है इनके ऊपर विश्वास करने लगती है, और विश्वास करने पर ही जो कांग्रेस के सदस्य होते हैं वह भी पूर्णतः विश्वास करने लगते हैं इनके ऊपर। तो जब लास्ट में यह लगभग अक्टूबर या नवंबर में छूटकर जेल से आती हैं तो इनको उसी 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में दोस्तों इनको अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट जी को अध्यक्ष चुन लिया जाता है और ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता करती हैं। तो प्रश्न यहां से बन जाता है मित्रों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की या कांग्रेस की अधिवेशन के ऐसी प्रथम महिला कौन सी थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की हैं। तो जो एनी बेसेंट थी दोस्तों वह प्रथम महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की है, और किस सन का, 1917 का। कहां का, कलकत्ता अधिवेशन का इन्होंने क्या किया, अध्यक्षता किया है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों। आप इसको जरूर अपने माइंड रखें, इसको कहीं ना कहीं से लिंक करके पढ़ें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड से फिसल जाता है और आप परीक्षा में गलती कर बैठते हैं। तो जो एनी बेसेंट थी वह प्रथम महिला थी जो कांग्रेस के किसी अधिवेशन में अध्यक्षता करती हैं। किस अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों। ठीक है, यह क्या हुआ, यह भारत में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गई थी, और जो सदस्य थे कांग्रेस के उस समय, कांग्रेस के सदस्य इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद जब यह जेल से वापस आई हैं तो क्या किया गया, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इनको अध्यक्षता दे दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार जो एनी बेसेंट और साथ साथ में बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग होती है दोस्तों, वह काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो यह जो होम रूल लीग था, बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग और साथ साथ में एनी बेसेंट की होम रूल लीग, कैसे यह किस प्रकार कमजोर हो जाती हैं, किस प्रकार इनका जो कार्य होता है वह धीरे धीरे समाप्त की ओर जाता है दोस्तों, उसके संबंध में हम बात करते हैं। दोस्तों, जो मद्रास के स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, उनके जो छात्र होते हैं उनको सरकार द्वारा मना कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि जितने भी विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, युवा छात्र हैं, वह इस आंदोलन में और साथ साथ में होम रूल लीग में, किसी भी होम रूल लीग में, चाहे वह होम रूल लीग हो या अखिल भारतीय होम रूल लीग हो, इसमें कोई सहभागिता या भाग नहीं लेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए, जब यह मद्रास के छात्रों का
जनसभा में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया दोस्तों, तो कितना बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि आपको पता है पहला जो पॉइंट बनता है यहाँ से दोस्तों कि जब ये मद्रास के जो छात्र हैं यदि जनसभा में नहीं जाते हैं तो नंबर ऑफ जो पर्सन होते हैं वह कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा कमी आती है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है विद्यार्थी की ताकत क्या होती है। विद्यार्थी जब युवा लोग इसमें जुड़ जाते हैं, युवा विद्यार्थी, तो जो संगठन होता है, जो जनसभा होता है दोस्तों, कितना मजबूत हो जाता है। पहला नंबर तो यहाँ से दोस्तों ये हो जाता है कि जो नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, जो व्यक्तियों की संख्या होती है, लोगों की संख्या होती है, वहीं से यह कम हो जाती है जब इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ से महत्वपूर्ण यह आता है दोस्तों, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं, जो छात्र उस समय के थे दोस्तों, या आज भी बात करें तो ये जो होते हैं दोस्तों, वह पब्लिक को अपने तरीके से मीन्स कितना अच्छा समझाते हैं। क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं तो उनको ये भी बता सकते थे, अवेयर करा सकते थे कि जो ब्रिटिश सरकार है उनकी नीति कैसी है, उनकी नीति के विरोध में आपको खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसका भी कहीं ना कहीं होम रूल लीग को नुकसान हुआ दोस्तों। क्यों? क्योंकि होम रूल लीग में ये छात्र जो थे यहाँ किसी भी जनसभा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इसके कारण भी जो होम रूल लीग था यह कमजोर हुआ। ठीक है मित्रों, और दूसरी बात दोस्तों, जो तिलक थे इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। क्योंकि आपको पता ही है बाल गंगाधर तिलक पर कई बार मुकदमा चला करके इनको जेल भी भेजा गया दोस्तों। ठीक है, आपको पता है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक पर जो केसरी में इन्होंने एक लेख लिखा था कि भारत का दुर्भाग्य। ठीक है दोस्तों, तो इसमें होता क्या है दोस्तों, जो देश का दुर्भाग्य या भारत का दुर्भाग्य नामक इन्होंने क्या किया था, केसरी में लेख लिख दिया था। जो केसरी इनका पत्रिका था, समाचार पत्र था, उसमें इन्होंने एक लेख लिखा था कि जो देश का दुर्भाग्य है या भारत का दुर्भाग्य नामक एक लेख लिख दिया दोस्तों। उसी में जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज सरकार थी दोस्तों, इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाती है दोस्तों, और इनको भेज दिया जाता है कहां पे, जेल में भेज दिया जाता है दोस्तों। और यहां से निर्वासित करके इनको वर्मा के मांडले जेल में भेज दिया जाता है, मीन्स म्यांमार के मांडले जेल में भेज दिया जाता है दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं जब यह बाल गंगाधर तिलक, जिस समय यह होम रूल लीग अपने चरम पर चल रहा है, उस समय होम रूल लीग के नेतृत्वकर्ता को यदि हम जेल भेज दे दोस्तों, तो उस लीग का, उस संगठन का क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा दोस्तों। जब नेतृत्व करता ही नहीं रहा तो कैसे ग्रोथ कर सकता है लीग। तो कहीं ना कहीं जो बाल गंगाधर तिलक पर है दोस्तों हैं, इनका जेल का जाना भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया दोस्तों। इसलिए कहीं ना कहीं यह जो लीग थी, होम रूल लीग थी, वह कमजोर पड़ गई दोस्तों। ठीक है, अगले पॉइंट पर यदि हम चर्चा करें, ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है 1917 में बेसेंट अरुंडेल व वाडिया की गिरफ्तारी हो जाती है। अभी हमने इस पर चर्चा किया था दोस्तों कि 1917 में बेसेंट की भी गिरफ्तारी हो जाती है। बेसेंट के सहयोगी जो अजाज अरुंडेल होते हैं, साथ साथ में जो बीपी वाडिया होते हैं, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है दोस्तों। इसी के विरोध में जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं वह अनशन पर बैठते हैं। साथ साथ में मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र बनर्जी और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी दोस्तों इसका विरोध किया था कि वास्तव में जो एनी बेसेंट उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई थी। तो जब इनकी गिरफ्तारी हो गई दोस्तों, तो यह भी कहीं ना कहीं एक कारण बन जाता है कि जो एनी बेसेंट की गिरफ्तारी हो गई दोस्तों, तो अब नेतृत्वकर्ता कौन रह गया। तो यह भी एक लीग का, होम रूल लीग का कमजोर होने का कारण बन जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला जो पॉइंट होता है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा होती है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा होती है दोस्तों। घोषणा यह होती है कि 1919 का अधिनियम पारित होने वाला होता है। 1919 का जो अधिनियम पारित होने वाला होता है दोस्तों, ठीक है, उसके संबंध में उस 1917 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के माध्यम से घोषणा होती है। मतलब 1919 का अधिनियम पारित होगा, उसके संबंध में 1917 में ही जो मॉन्टेग्यू था यह घोषणा करता है। और इस घोषणा में होता क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1917 सबसे पहले तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा हुई कब होती है दोस्तों, 1917 में।
अब होती क्या है, घोषणा क्या होती है दोस्तों, इसमें एनी बेसेंट के कुछ मांगों को मान लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस घोषणा में 1917 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा की बात कर रहे हैं, ना कि अधिनियम की बात कर रहे हैं दोस्तों। अधिनियम आता है 1919 में, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा जो 1917 में होती है, उसमें एनी बेसेंट की कुछ मांगों को जब मांग लिया जाता है, तो वहीं से जो एनी बेसेंट होती है दोस्तों, होम रूल, जो अखिल भारतीय होम रूल लीग होता है, इससे खुद को हटा लेती हैं और निष्क्रिय हो जाती है दोस्तों। जब ये हट जाती हैं अखिल भारतीय, अभी वो बंद नहीं होता है, लेकिन जो यह एनी बेसेंट जी थी, जब इनकी मांगों को कुछ मांग लिया जाता है, तो यह कार्य करना जो एक सक्रिय रूप से कार्य कर रही थी, वह हट जाती हैं। और जैसे यह हटती हैं, जो अखिल भारतीय होम रूल लीग होता है दोस्तों, यह वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं कि जो होम रूल लीग था, जब इससे बाल गंगाधर तिलक लगभग हट गए और उस समय नहीं रहे और एनी बेसेंट हट गई, तो यह होम रूल लीग कैसे ग्रोथ कर सकता है दोस्तों, कैसे आगे जा सकता है। फाइनली तो तब घटना तो तब जब हो जाती है दोस्तों, आपको बताएं कि 1918 में एक अंग्रेज लेखक होते हैं वेलेंटाइन सिरोल, ठीक है दोस्तों, एक अंग्रेज लेखक होते हैं दोस्तों वेलेंटाइन सिरोल। वो क्या करते हैं दोस्तों, वह एक पुस्तक लिखते हैं इंडिया अर्नेस्ट, ठीक है दोस्तों, इंडिया अर्नेस्ट, या उसी को हिंदी में कहें तो भारतीय अशांति नामक एक पुस्तक लिखते हैं। कौन? वेलेंटाइन सिरोल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उनका क्या नाम है दोस्तों? वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल, ठीक है दोस्तों। एक होते हैं वेलेंटाइन सिरोल, ये क्या करते हैं, इंडियन अनरेस्ट नामक एक पुस्तक लिखते हैं। उसमें होता क्या है दोस्तों, उसमें जो तिलक है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया होता है, ठीक है दोस्तों। उस लेख में, उस पत्र में जो वेलेंटाइन सिरोल 1918 में लिखते हैं दोस्तों, उसमें कहा जाता है कि यह जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, वह भारतीय अशांति का जनक हैं, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में यदि एक शब्द कह दिया जाए, अपमानित शब्द कह दिया जाए, जिससे लोग नाराज हो जाए उनसे, तो उनके मान हानि को, उनकी जो एक लोकप्रियता बनी हुई है, कितना नुकसान होगा दोस्तों। तो इन्होंने देखा बाल गंगाधर तिलक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक देखा कि वेलेंटाइन सिरोल जो हैं, वह अपने पत्र इंडियन अनरेस्ट के माध्यम से हमको क्या कह रहे हैं, भारतीय अशांति का जनक कह रहे हैं कि भारत में जो अशांति फैली हुई है, उसको फैलाने वाले कौन है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक हैं। ये किसके माध्यम से कह रहे हैं? वेलेंटाइन सिरोल जी कह रहे हैं, इंडियन अनरेस्ट के माध्यम से। अब इनको नाराजगी हुई, बाल गंगाधर तिलक को नाराजगी हुई, और यह मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए, इनके ऊपर, वेलेंटाइन सिरोल के ऊपर मानहानि का मुकदमा करने के लिए दोस्तों ये लंदन चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यह लगभग 1918 में ही लंदन चले जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं, जब लंदन चले गए ये, तो अब यहाँ जो होम रूल लीग था, उसका नेतृत्व कौन करेगा दोस्तों? जब यह बाल गंगाधर तिलक लंदन चले जाते हैं इनके ऊपर मुकदमा करने के लिए दोस्तों, तो उसके बाद यह धीरे धीरे होम रूल लीग क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो ये दोस्तों जो कारण थे होम रूल लीग आंदोलन के, एक जो महत्वपूर्ण कारण थे, उसके संबंध में हमने बात किया कि किस तरीके से जो होम रूल लीग था एनी बेसेंट जी का, और साथ साथ में बाल गंगाधर तिलक का, यह कैसे कमजोर होता है दोस्तों, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों कि यह जो होम रूल लीग थी, इनको कुछ फायदा मिला भी, जो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग थी, और साथ साथ में जो एनी बेसेंट जी की अखिल भारतीय होम रूल लीग थी, इनको कुछ फायदा मिला, कुछ उपलब्धि मिली कि नहीं मिली, उसके संबंध में हम चर्चा करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो अखिल भारतीय होम रूल लीग था, उसमें उसने आपको देखा कि जो यह मीन्स एनी बेसेंट जी थी दोस्तों, एनी बेसेंट के प्रयासों से ही जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनके प्रयासों से ही जो गरम और नरम दल था, इन दोनों का सम्मिलन हुआ, एक बार फिर से मर्ज हो गए दोस्तों।
तो इसकी उपलब्धि इनको हुआ दोस्तों। ठीक है, और साथ साथ में जैसे ही यह गर्म और नरम दल एक दूसरे से मिलते हैं तो दोस्तों कहीं न कहीं जो युवा संवर्ग होता है इनकी भी संख्या में वृद्धि हो जाती है दोस्तों। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि थे दोस्तों। ठीक है, जिसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम इसके बाद ये था दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन। इस होम रूल आंदोलन के संबंध में बात किया, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया, ये सब हमने बात किया दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला चरण है, जो राष्ट्रीय आंदोलन का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो अगला चरण है, क्रांतिकारी चरण, उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों उदारवादी चरण पढ़ा, ठीक है, उग्रवादी चरण को भी पढ़ा दोस्तों, और इनकी भूमिका को भी पढ़ा हम लोगों ने। और हमने देखा कि उग्रवाद जो भारत में उग्र राष्ट्रवाद का एक उदय होता है उसका क्या कारण था। ठीक है, उस जो उदय है मीन्स राष्ट्रवाद का जो एक उदय का कारण उसको पढ़ा, उसके साथ साथ उसका उद्देश्य भी पढ़ा हमने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जो क्रांतिकारी आंदोलन होने वाला है, क्रांतिकारी आंदोलन को भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों यदि हम बात करें जो उदारवादी थे और साथ साथ में उग्रवादी थे और जो क्रांतिकारी है, इसमें दोस्तों जो उदारवादियों की नीति क्या थी दोस्तों, वह प्रार्थना और याचना की नीति थी। किसी काम को जब वह करवाना चाहते थे तो क्या करते थे दोस्तों, जो अंग्रेजी सरकार थी, जो ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे, उनके सामने प्रार्थना पत्र दिया करते थे, याचना करते थे दोस्तों। इस माध्यम से जो यह उदारवादियों की नीति थी। वही यदि हम बात करें उग्रवादी जो विचारधारा थे दोस्तों, उग्रवादी विचारधारा के थे, उग्र राष्ट्रवाद जो भारतीय थे, उनकी बात करें तो वह क्या करते थे दोस्तों कि विरोध प्रदर्शन करके किसी चीज को प्राप्त करना चाहते थे। ध्यान दीजिएगा, जो उदारवादी नेता थे वह प्रार्थना पत्र और याचना के माध्यम से, ठीक है, वह अनुनय विनय के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। वही यदि हम बात करें उग्रवादियों की, तो उग्रवादी क्या करते थे, विरोध प्रदर्शित करते थे दोस्तों। ठीक है, विरोध प्रदर्शित करके क्या करते थे, वह अपनी मांग को पूरा करवाना चाहते थे दोस्तों। वही यदि हम क्रांतिकारी की बात करें दोस्तों, क्रांतिकारियों की स्थिति यह थी कि वह अपनी मांगों को और भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए वह हिंसा करने पर उतारे थे दोस्तों। किसी की जान ले सकते थे, किसी की जान लेते थे दोस्तों, तलवार उठा लेते थे, बंदूक उठा लेते थे। यह क्रांतिकारियों का नीति थी दोस्तों। तो अब हम क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में पढ़ेंगे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है मित्रों, यदि हम क्रांति की बात करें, वास्तव में क्रांति होती क्या है, चूंकि क्रांति से ही क्रांतिकारी बनेंगे। क्रांति का मतलब यह होता है दोस्तों कि किसी भी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हो जाए, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाए दोस्तों। ठीक है, क्रांति का मतलब यह होता है किसी भी व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा, इसको रिमूव कर देते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दोस्तों अब इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं क्रांति के संबंध में। ठीक है, उसके बाद हम लेक्चर को यही समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्रांति का मतलब ये होता है दोस्तों किसी भी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव हो जाए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यह एक देश है, ठीक है, और यहां पर दोस्तों राजशाही व्यवस्था है। क्या है दोस्तों, यहां पर राजशाही व्यवस्था है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर इस क्षेत्र में राजा शासन करता है, राजा ही सब कुछ होता है। लेकिन जो यहाँ की पब्लिक है, जो यहाँ की जनता है दोस्तों, यहाँ की जनता है, उसकी मांग ये है, उसकी मांग क्या है दोस्तों, उसकी मांग ये है कि यहां पर लोकतंत्र हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, है क्या, राजशाही यहाँ पर शासन है, राजशाही व्यवस्था पूरा है दोस्तों। लेकिन जो यहाँ की पब्लिक है, यहाँ की जनता है, वह मांग कर रही है कि यहाँ का जो व्यवस्था हो जाए दोस्तों, वह क्या हो जाए, लोकतंत्र हो जाए। यहाँ का जो शासन हुआ लोकतंत्र हो जाए। कहने का मतलब यहाँ लोगों का तंत्र हो जाए, लोगों का जो शासन है उस पर हो, लोगों की व्यवस्था है टोटल। ठीक है दोस्तों,
यदि ऐसा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, यदि राजशाही के स्थान पर जो यहां पर राजशाही व्यवस्था है, यहीं पर क्या हो जाए दोस्तों, लोकतंत्र हो जाए, लोकतंत्र हो जाए, तो यही क्या होता है दोस्तों, यही होता है क्रांति। ठीक है दोस्तों, क्रांति। और यह होता कब है, क्यों, क्योंकि राजशाही जो है, राजा जो है, कभी वह सीधे तरीके से, ठीक है, अनुनय विनय से यह कभी नहीं होने देगा कि यहां पर लोकतंत्र हो जाए, क्योंकि उसका पता है यदि यहां पर लोकतंत्र हो गया तो उसकी चलने वाली नहीं है दोस्तों। ठीक है, और यह होता कब है, जब यहाँ के लोग किसी ना किसी तरीके से, विरोध तरीके से या हिंसक तरीके से, हिंसक होने पर जब यहां पर इसको मजबूर कर देंगे लोकतंत्र करने की, तब यहां पर लोकतंत्र होगा, अर्थात उस व्यवस्था में बदलाव हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो क्रांति का मतलब यह होता है कि किसी भी व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए दोस्तों, अर्थात राजशाही व्यवस्था में लोकतंत्र हो जाए, तो वह क्या हो जाएगा, वह दोस्तों, वह क्रांति हो जाएगी। और जो यह बदलाव कर रहे हैं, जो लोग मिलकर यह व्यवस्था ला रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, क्रांतिकारी कहा जाता है मित्रों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, पूरे बिंदु आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को जोड़ते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं तक, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।